वो दोनों गुंडों के साथ 10 कदम नापती आगे इमली के दरख्तों की तरफ जा रही थी। फिर वो शाम के अंधेरे में दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गई। सिख गुंडा कदरे बेचैन सा हो रहा था। वो बार बार मेरी कुटिया की तरफ इशारा करता तो बुढ़िया उससे डांट डपट कर चुप करवा देती। जलते चिरागों की कपकपाती हुई लौ लड़की के चेहरे के सहमे हुए तासुरात को और नुमाया कर रही थी। जब मैं वापस अपने स्थान पर आकर बैठा तो उसने हाथ जोड़कर इंतहाई मुल्तजियाना लहजे में आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज जी मुझे कुछ न कहें, अल्लाह से डरे, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अगवा करके लाया गया है, उस बुढ़िया ने तुम्हें खरीदा है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ये जुमले मैंने पंजाबी में कहे और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरी बहन हो और ये कि मैं भी मुसलमान हूँ, और ये हुलिया मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाया है, मैं हिंदू साधु नहीं हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। उसने बताया कि उसका नाम कुलसूम है। चिटागोंग में उसके बाप का छोटा सा होटल था। जब ढाका फॉल हुआ तो उसी रात चिटागोंग में मुक्ति बाहिनी के फौजी घुस आए और उन्होंने गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उसके बाप और उसकी माँ और एक छोटे भाई को उसकी आंखों के सामने ज़िबाह कर दिया और उसे नीम बेहोशी की हालत में अगवा करके ले गए। उसकी पूरी दास्तान अलम सुनने के लिए वक्त नहीं था। वो रो रही थी। मैंने कहा, फिक्र न करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। वो मेरा मुंह देखने लगी। उसके चेहरे पर एतबार और बेएतबारी की कैफियत थी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह करना होगा। जब मैं उस औरत को अंदर बुलाऊं तो तुम खुशी खुशी उसे गले लगाना और कहना कि तुम उसके साथ बहुत खुश हो। ये जाहिर करना कि मेरे मंत्रों का तुम पर असर हो गया है और अब तुम इस औरत का हर हुक्म मानोगी। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने भाई पर एतबार नहीं है? ये मेरा मंसूबा है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकाल कर ले जाऊंगा। फिर मैंने ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने रुक्मणी बाई को आवाज देकर अंदर बुला लिया। कुलसूम अगरचे सर झुकाए खामोश बैठी थी, मगर बुढ़िया की तेज निगाहों ने उसके चेहरे पर एक खुशगवार तब्दीली भांप ली। मैंने उसे खुशखबरी दी, उस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। इस सुंदरी को अपने घर ले जाओ और उसे गाना और नाचना सिखाओ। ये अब तुम्हारे कहने पर अमल करेगी। बुढ़िया ने मेरे कदमों पर सर रख दिया। 101 रुपए मुझे नजर पेश की और इल्तिजा की कि मैं उसके यहाँ आकर दर्शन देता रहूं। मैंने दिल में कहा कि दर्शन तो तुझे ऐसे दूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। वो अपने गुंडों के साथ कुलसूम को लेकर वापस चली गई। वो बेहद खुश थी। उसके जाने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रात के अंधेरे में अपनी कोठी में आ गया। साधुओं का लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए। 8:30 बजे एक रेस्तोरां में खाना खाकर 9 बजे वापस आ गया। इंटेलिजेंस के सिख मेजर का किसी भी वक्त फोन आ सकता था और वो मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म दे सकता था। एक जिम्मेदारी मुझ पर कुलसूम की भी पड़ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझे अपनी किसी सिफारती गाड़ी में पाकिस्तान स्मगल करेगी। मुझे पाकिस्तान में मुतय्यन भारतीय सिफारत खाने का कोई मुलाजिम जाहिर करके भारतीय हुकाम आसानी से मुझे पाकिस्तान पहुंचा सकते थे। ऐसी सूरत में तो कुलसूम को अपने साथ बिल्कुल ही नहीं ले जा सकता था। कुलसूम के मसले में उलझकर मैं उलझन में फंस गया था। उसे गुंडों और बुर्दा फरोशों के पास तन्हा छोड़ भी नहीं सकता था और उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले कुलसूम को गुनाह आलूद माहौल से निकाला जाए, आगे क्या करना होगा बाद में सोच लेंगे। बिस्तर पर लेटा रात 1 बजे तक मैं सोचता रहा। मेरा टारगेट रुक्मणी बाई का मकान था और अटैक आधी रात के बाद करना था, जबकि वो एक ऐसा घर था जहां रातें जागती हैं। मुझे मालूम था कि आधी रात के बाद रक्स की महफिल उरूज पर होगी और रुक्मणी रुपए बटोरने में मसरूफ होगी। मैं अगली रात 12 बजे के बाद साधु के भेस में रुक्मणी बाई के कोठे पर जा पहुंचा। महफिल जमी हुई थी। माहौल रोशनियों और फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। बुढ़िया मुझे देखते ही हाथ बांध कर उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ ऊपर उठाकर उसे आशीर्वाद दी। वो मुझसे मुतासिर थी। कहने लगी, आप तशरीफ रखें, मैं गाना बंद कराई देती हूँ। मगर मैं ये नहीं चाहता था। ये बात तो मेरे मंसूबे के बिल्कुल ही खिलाफ थी। मैंने फौरन कहा, नहीं बालका, हम दूसरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं श्लोक पढ़ता दूसरे कमरे में चला गया। रक्स की महफिल दोबारा शुरू हो गई। दूसरे कमरे में सिख गुंडा पलंग पर बैठा कोई मशरूब पी रहा था। मुझे देखते ही अकीदत से हाथ बांध कर झूमने लगा। महाराज, आपके मंत्रों ने लड़की की काया पलट दी। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। बच्चा, हमारा मंत्र कभी खाली नहीं गया। अगर तू चाहता है तो हम तेरे लिए भी चमत्कार दिखा सकते हैं। उसने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, किसी तरीके से चंपा का दिल नरम कर दें। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैंने वादा किया कि चंपा का दिल मोम करने का जाप जरूर करूंगा। फिर मैंने आंखें बंद कर ली और कहा, बच्चा, सुंदरी कहाँ है? जरा उसे हमारे सामने लाओ, हम उस पर मंत्र पढ़कर फूंकेंगे। महाराज, वो कमरे में सो रही है, अभी जाकर उसे जगाता हूँ। वो भागा भागा दूसरे कमरे में गया। थोड़ी ही देर बाद कुलसूम को लेकर आ गया। कुलसूम नींद
नींद से उठी और आंखें मल रही थी। मुझे देखते ही वो पूरी तरह से होशियार हो गई, समझ गई कि अब फरार का वक्त आन पहुंचा है। मैंने उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया और अश्लोक पढ़कर फूंके मारने लगा। मैंने सिख गुंडे से कहा कि जाकर बाई जी को बुला लाओ। वो चला गया तो मैंने कुलसूम से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। उसने इस बात में सर हिलाया। इतने में रुक्मणी सर पर पल्लू संभालते आ गई, मेरे कदमों में बैठ गई। महाराज, सुंदरी ने आपके आशीर्वाद से गाना सीखना शुरू कर दिया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मी देवी ने तेरे घर निवास किया है, तेरे दिन फिरने वाले हैं, लेकिन एक बात का खटका है। रुक्मणी ने तशवीश से पूछा, वो क्या है महाराज? मैंने कहा, मुझे ज्ञान ध्यान से मालूम हुआ है कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने उस मकान में किसी जगह तांबे के राक्षस की मूर्ति दबा रखी है जो तेरे लिए विपदा लाएगी। उसने मेरे पांव थाम कर कहा, महाराज मुझे बचा लो। मैंने कहा, हम देखेंगे कि राक्षस की मूर्ति कहाँ दबी हुई है। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। रुक्मणी और सिख गुंडा मेरे साथ थे। वो मुझे पीछे कमरे में ले गई, जहाँ 2 पलंग लगे थे और मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। महफिल रक्सो सुरूर वाला कमरा साफ सुथरा और सजा सजाया था, लेकिन मकान के बाकी कमरे इंतहाई गंदे थे और चीजें बेतरतीबी से पड़ी थी। मैंने ये ढोंग इसलिए रचाया था कि मैं ये देखना चाहता था कि मकान के अकब से कोई रास्ता नीचे जाता है या नहीं। आखिर मुझे एक जगह एक तंगो तारीख जीना दिखाई दिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कि ये जीना किधर जाता है। उसने कहा, महाराज ये पिछली गली में निकलता है। मुझे उसी जीने की तलाश थी। मैं वापस उस कमरे में आ गया जहाँ कुलसूम सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने रुक्मणी को रक्स के कमरे में वापस भेज दिया। अब सिख गुंडा बाकी रह गया था। मैंने कुलसूम की तरफ देखकर इशारा किया कि वो खामोश रहे और अपने लिबादे से रेशमी रुमाल निकालकर मुट्ठी में दबा लिया। मेरी निगाहें गुंडे पर जमी हुई थी। वो ऐसी हालत में था कि अपना दिफा नहीं कर सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और मंत्रों का जाप करते हुए कमरे की दीवार को उंगली से ठूंक बजाकर देखता रहा। यकयलक उसने गिलास उठाने के लिए गर्दन फेरी तो मेरे रगों पैर में बिजलियां कौंध गईं। रेशमी रुमाल मेरे दाएं हाथ में खुल गया। उसके बाद यही रुमाल बिजली के कौंधे की तरह फजा में लहराया और दूसरे लम्हे उसका फंदा गुंडे की गर्दन में पड़ गया था और उसके मनके की हड्डी को तोड़ चुका था। वो पलंग पर औंधा हो गया। मैंने कुलसूम को पीछे आने का इशारा किया और मकान के अकबी जीने की तरफ भागा। जीने में अंधेरा था। कुलसूम मेरे पीछे पीछे थी। तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतर कर जो ही मैंने अकबी गली वाला दरवाजा खोला तो सामने रुक्मणी बाई का पहलवान गुंडा गली में सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की तरफ था। मैं हैरान था कि ये गुंडा पहलवान कहाँ से आ गया। आखिर उसको कब मुझ पर शक हुआ कि मैं लड़की को निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। मुझे उसका कुछ इल्म नहीं था। वो देसी साख्त का पिस्तौल ताने 3 कदम के फासले पर खड़ा मुझे गजबनाक नजरों से घूर रहा था। कुलसूम मेरे पीछे थी। मैंने 1 सेकंड में देख लिया कि ये अकबी गली सुनसान और खाली है। सिर्फ एक खंबा था जिस पर बल्ब जल रहा था। पहलवान गुंडे ने अपने तौर पर मुहिम सर कर ली थी और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका सामना पाकिस्तान के एक सरफरोश कमांडो से है। मेरी फ्लाइंग किक की कातिल जर्ब गुंडे की ठोड़ी के नीचे हल्की हड्डी पर पड़ी। वो पिछाड़ खाकर पीछे को गिरा। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। मैंने पिस्तौल उठा लिया। गुंडा गली के फर्श पर चित पड़ा था। उसकी हल्की हड्डी टूटकर नरखरे में घुस चुकी थी। कुलसूम मेरे इस एक्शन पर हक्का बक्का सी खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और गली में भागा। ये गली आगे जाकर दाएं तरफ को घूम गई। आगे बाजार आ गया। बाजार में पान वालों की सजी सजाई दुकानें खुली थी। रिकॉर्डिंग हो रही थी और तमाशबीन इधर उधर ऐंठते फिर रहे थे। बाजार में एक साधु का किसी नौजवान लड़की को साथ लेकर चलना शुकू को शुभात पैदा कर सकता था। मैंने कुलसूम से कहा कि वो मेरे आगे आगे मिठाई वाले पुल की तरफ चले। उसे मिठाई वाले पुल का इल्म नहीं था। उसने कुछ ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कहा, आगे चलो, तेज तेज, वक्त जाया ना करो। मेरे लहजे में सख्ती थी। कुलसूम ने हल्के निस्वारी रंग की साड़ी पहन रखी थी, मगर उसका गोरा रंग दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता था। फिर वो तेज तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन मैंने रास्ते में हायल हर रुकावट को दूर करने का अज़्म कर रखा था। एक आवारा मिजाज आदमी आवाजें कसते हुए कुलसूम के पीछे पीछे तेज तेज चलने लगा। उसने मुझे साधु समझकर बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। बोला, हुजूर कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, हमारे गरीब खाने पर चलो। कुलसूम ने उसकी बात सुनकर बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ से भाग जा। खुदा जाने उस पर मेरे इस जुमले का क्या असर हुआ कि वो 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। कुलसूम चलती और मैं भी आगे बढ़ गया। अभी मिठाई वाला पुल दूर था कि हमें टैक्सी मिल गई। रात के 2 बज रहे थे। मैं कुलसूम को साथ लिए अलीपुर रोड के मेडन होटल के सामने टैक्सी से उतर गया। मैं नहीं चाहता था कि टैक्सी वाला मेरी कोठी को देखे। जहाँ से हम पैदल चल पड़े। सड़क सुनसान थी। फिर भी गश्ती पुलिस की पूछगिछ से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान से गुजरने वाले कच्चे रास्तों पर चलता हुआ अभी लखनऊ रोड वाली आशेबी कोठी में पहुंच गया। मेरे मिशन का पहला मरहला मुकम्मल था। मैंने कुलसूम को बिस्तर पर सोने के लिए कहा और खुद दूसरे कमरे में जमीन पर दरी बिछाई और कंबल ओढ़कर लेट गया। कोठी के दरवाजे मैंने अंदर से मुकफ्फल कर दिए थे। सख्त थकान हो रही थी। लेटते ही मीठी नींद आ गई।
सुबह आंख खुली तो दिन काफी निकला हुआ था। कुलसूम अभी तक सो रही थी। बेचारी को न जाने कितनी रातों से सुकून की नींद नसीब नहीं हुई थी। मैंने मुंह हाथ धोकर नाश्ता तैयार किया, चाय की प्याली लेकर कमरे में खुली खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं अब साधु के भेष में नहीं था। चाय पीने के बाद कोठी से निकलकर सड़क पर आ गया। एक अखबार वाला साइकिल पर शोर मचाता गुजरा। मैंने उसे रोककर उर्दू का एक अखबार अल जुम्मा खरीदा। उसके पहले सफ़े पर शह सुर्खियों से ये सनसनीखेज खबर लगी थी कि एक नामालूम साधु 2 आदमियों को कत्ल करके रुक्मणी बाई की एक लड़की को भगा कर ले गया है। रुक्मणी बाई या मरने वालों की तस्वीरें नहीं छपी थी, मगर तफसील मौजूद थी। बाजार के 2 पनवाड़ियों के बयान भी थे। उन्होंने आधी रात को एक साधु को रुक्मणी के घर में दाखिल होते देखा था। रुक्मणी ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा था कि एक साधु उसके पास आशीर्वाद देने कभी कभार आया करता था, मगर रात वो उसके 2 आदमियों को कत्ल करके उसकी एक लड़की को अगवा करके ले गया है। उसने ये नहीं बताया कि मगविया एक खरीदी हुई मशरकी पाकिस्तान की लड़की थी। मैं अखबार लपेट कर कोठी में आ गया। कुलसुम जाग गई थी। मैंने उसे अखबार पढ़ने को दिया। अपने बारे में छपी हुई खबर पढ़कर वो घबरा गई। बोली, अब क्या होगा, कहीं हमें पुलिस न पकड़ ले। मैंने अखबार उसके हाथ से लेकर मेज पर रख दिया और कहा, इन बातों को भूल जाओ। मैंने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जिसकी मदद से पुलिस यहाँ तक पहुंचे। उठो, नाश्ता करो। और हाँ, तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। बहरहाल तुम मुझे बशारत कह सकती हूँ। जिस तरह मैंने आपको अपना असली नाम नहीं बताया, उसी तरह मैंने कुलसुम को भी अपना असली नाम नहीं बताया। बेचारी डरी हुई थी, मगर रुक्मणी बाई से निजात हासिल कर लेने पर वो खुश और मुतमईन भी थी। उसके रिश्तेदार फैसलाबाद में रहते थे। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैं मशरकी पाकिस्तान से भाग कर आया हूँ। लाहौर का रहने वाला हूँ। ढाका में कारोबार करता था जो तबाह हो गया। दिल्ली में कुछ रकम भले जमानों में जमा कर रखी थी, उसी पर गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ अपने कारोबारी दोस्त के इंतजार कर रहा हूँ जो मशरकी पाकिस्तान में है। 2-3 महीने उसकी राह देखूंगा। अगर ना आया तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। कुलसुम ने मुझे पहचान लिया था। कहने लगी, तुम सिख मेजर की कोठी में क्या करने गए थे? मैंने उसे स्मगलिंग की एक मन घड़त कहानी सुना दी। कुलसुम वाजबी सी पढ़ी लिखी थी और उसे दुनियादारी की ज्यादा बातों का इल्म नहीं था। उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और बोली, मैं पाकिस्तान कैसे जाऊंगी? भारतीय पुलिस मुझे पकड़ लेगी और तुमने 2 आदमियों का खून किया है। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर तुम पकड़े गए तो मुझ पर भी मुसीबत टूट पड़ेगी। मैंने उसे तसल्ली दी, अब मैं साधु के भेष में नहीं हूँ। मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अगर इस दौरान मुझे इत्तला मिल गई कि मेरा ढाके वाला दोस्त नहीं आया तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। लेकिन अभी एहतियात से काम लेना। इस कोठी से कदम बाहर न निकालना। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। वो समझदार थी और उसे सूरत हाल की नजाकत का पूरी तरह एहसास था। उसने वादा किया कि वो कोठी से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। बाजार से अपने लिए गद्दा और तकिया खरीद लाया और दूसरे कमरे में बिस्तर लगा लिया। अपना बेडरूम कुलसुम को दे दिया। टेलीफोन में अपने कमरे में ले आया। किचन में खाने पीने का सामान डाल दिया। मैंने कुलसुम को खास तौर पर ताकीद की कि अगर कभी मेरी अदम मौजूदगी में कोई साहब मुझसे मिलने आए और उसके बारे में पूछे कि वो कौन है तो वो यही बताए कि वो नौकरानी है और साहब के लिए खाना पकाती है और घर की सफाई सुथराई करती है। इसके अलावा कोई बात न कहे। फिर भी मुझे अंदेशा था कि अगर कहीं कोई ऐसा आदमी आ गया जिसका ताल्लुक रुक्मणी बाई नायका से हो तो वो कुलसुम को पहचान लेगा और पुलिस ले आएगा। लेकिन उसका मेरे पास सिवाय इसके कोई इलाज नहीं था कि मैं खुद कोठी से बहुत कम निकलूं और बाहर जाऊं भी तो उस वक्त जब किसी के आने का इम्कान ना हो। चुनाचे में अंधेरा हो जाने के बाद कोठी से बाहर जाता और जल्दी वापस आ जाता। 3 रोज गुजर गए थे। पाम ऑयल मिशन के इंडियन इंटेलिजेंस सरबराह का कोई फोन नहीं आया था। खुदा जाने ये लोग मुझे कब पाकिस्तान भिजवा रहे थे। कुलसुम के बारे में मेरी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी कि उसे किस तरह बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए। कुलसुम को मैंने 2-3 साड़ियां खरीद कर दी थी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया था। वो खाना पकाती, कमरों की सफाई करती और फुर्सत के वक्त रेडियो सुनती और रिसाले पढ़ती। मेरे पास टेलीविजन नहीं था। मुझे हिदायत की गई थी कि कोठी के बारे में इर्द गिर्द के लोगों को ये तासुर हरगिज न दूं कि कोठी आबाद है। चुनाचे रात के वक्त हम मध्यम बल्ब जलाते और खिड़कियों पर पर्दे पड़े रहते। जूं-जूं वक्त गुजर रहा था मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर किसी वक्त अचानक मुझे बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म मिल गया तो कुलसुम का क्या बनेगा? उसे किसके पास छोड़कर जाऊंगा? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात अचानक फोन की घंटी बज उठी। कई रोज बाद फोन की घंटी बजी थी। मैं समझ गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह का फोन है। मैंने रिसीवर उठाकर आहिस्ता से हेलो कहा। दूसरी तरफ से मेरा कोड पूछा गया। मैंने कोड बताया और बोलने वाले से उसका कोड पूछा। उसने भी कोड बताया और कहा, कर्नल मनी, कल सुबह तुम अमृतसर के लिए रवाना हो जाओगे और बजरिया रेल सफर करोगे। परसों दिन के 9 बजे अमृतसर के किले में तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल गुरमीत सिंह से मुलाकात करने जाओगे। आगे वो तुम्हारे मिशन का इंचार्ज होगा। उसके फौरन बाद फोन बंद कर दिया गया।
मैंने उस पुरस्कार आदमी से ये भी ना पूछ सका कि मुझे मेरा जहरीला सिगार, V2 गोलियां और रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह कौन मुहैया करेगा। मैंने उसी वक्त कुलसूम के कमरे में जाकर उसे बताया कि हम सुबह की गाड़ी से अमृतसर जा रहे हैं। वो जल्दी से उठ बैठी, क्या बॉर्डर क्रॉस करने का बंदोबस्त हो गया? मैंने बताया कि मेरा दोस्त ढाका से नहीं आ रहा, इसलिए मुझे खुद ही जहां से निकलना होगा। कुलसूम ने पूछा कि क्या अमृतसर में मेरा कोई ऐसा शख्स वाकिफ है जो बॉर्डर क्रॉस करवाने में हमारी मदद कर सके। मैंने कहा मेरे पास भारतीय करेंसी में 2-3 हज़ार रुपए हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं। इसके अलावा अमृतसर में मेरा एक हिंदू स्मगलर दोस्त भी है, वो हमारी मदद करेगा। बहरहाल तुम हिंदू औरत बनकर मेरे साथ सफर करोगी, तुम्हें अपने बालों का स्टाइल भी बदलना होगा ताकि स्टेशन पर तुम्हें कोई पहचान न सके।